Hey guys, welcome to Prelims Viewer. We have started a new series on Complete Indian Polity by M. Lakshmikant. And in the last lecture, we have started the chapter on Directive Principles of the State Policy. तो देखिए दोस्तों, लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं एंड जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है उनको हमने देखा। उनके अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स आते हैं ऑफ डीपीएसपी उनको हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। ओके, सो डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल्स है उनके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिबरलिज्म या लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती है उन आर्टिकल्स को हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। सो बिना किसी समय को गवाए हुए हम डायरेक्टली हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो वो किस टाइप के होते हैं कि फॉर एग्जांपल साइंस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो गई या फिर मॉन्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो गई कि हमें मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर को हमें बढ़ाना चाहिए। ओके, या फिर कोई भी चीज़ जो ना कि गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है ना ही हमारे सोशलिज्म के मॉडल को फॉलो करती है, वो बचे हुए सभी आर्टिकल्स आएंगे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। अब आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मतलब क्या। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई चीज़ सेफगार्ड करने को बोल रही है फॉरेस्ट को, या कोई चीज़ साइंस से रिलेटेड किसी को बढ़ावा देने की, किसी को प्रमोट करने की बात कर रही है, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ें जिसमें इंटरनेशनल पीस वगैरह से रिलेटेड कोई बात हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो भी फिनोमिनान्स है ना, जो भी चीज़ें होती है उनके बारे में अगर कोई चीज़ कही गई है कहीं पर, तो वो सब जो है वो आएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। ओके, सो उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, उसको हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। सो देखिए जो आर्टिकल 44 है, ओके, ये किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी को ये पता होगा कि आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी ये चल भी रहा था न्यूज़ में, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड यूके इन्होंने अपनी असेंबली में इस बिल को प्रेजेंट किया था, राइट। सो ये न्यूज़ में भी है और ये हमारा स्टैटिक का भी पार्ट है, दैट्स वाई इट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो ये न्यूज़ में भी है और सरकार इससे रिलेटेड चीज़ें भी कर रही है, स्टेप्स भी उठा रही है कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए विद इन इंडिया। तो फर्स्ट स्टेट जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके, उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने इसको उनकी असेंबली में, स्टेट असेंबली में इसको प्रेजेंट किया था। सो दैट्स वाई दिस आर्टिकल बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर अपकमिंग एग्जाम। सो आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है कि सभी जो नागरिक हो उनके लिए समान कायदा हो, ओके, इक्वल लॉज हो सभी के लिए। सो इस बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है और वो आता है अंडर आर्टिकल 44। सो अगर ये सभी नागरिकों को समान कायदे की बात करता है, इक्वल स्टेटस की बात करता है, इक्वल लॉज की अप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, सो ये इंटरनेशनली ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल है, राइट। सो दैट्स वाई इट कम्स अंडर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, सो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूनिफॉर्म होना चाहिए विद इन द टेरिटरी। ओके, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी सिटीजन्स के लिए सिक्योर करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री हमारा आर्टिकल 44 है, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करे। ओके, देन आर्टिकल 45, जैसे हमने देखा था कि राइट टू एजुकेशन है, ओके, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके ऊपर लॉ बना था RT एक्ट 2009 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फिर, और इसको स्टेटस दिया गया था राइट टू एजुकेशन का। और इसी के साथ साथ इस राइट टू एजुकेशन जो कि 21A के अंतर्गत आता है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, ओके, RT एक्ट ऑफ 2009। अब अगर आपको पता हो तो RT एक्ट ऑफ 2009 में 15% जो सीट्स होती है ना, कोई भी, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, उनको 15% सीट्स जो है वो रिजर्व रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर केवीज, केंद्रीय विद्यालय में अगर आप चाहते हो बच्चों के एडमिशन्स, तो उसमें भी है ना 15 सीट्स जो है वो RT से भरी जाती है। तो ये RT मतलब ये कोटा रखा जाता है कि इसमें 15% जो सीटें हैं
वो अन्य बच्चों के लिए रिजर्व होती है। ओके, उसमें कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं इनकम के वगैरह, लेकिन इतना याद रखिए कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत ये जो आपका फंडामेंटल राइट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड 3 चीज़ों में है दिया हुआ। एक तो फंडामेंटल राइट्स में दिया है अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशनल राइट्स, देन डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है। ओके, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई है, और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वहाँ पर ओके 51A। ओके, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A के अंतर्गत बात की है, फंडामेंटल राइट्स में तो 21A एज अ फंडामेंटल राइट है ही एजुकेशन से रिलेटेड, और डीपीएसपी में भी चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 45 में बताया गया। ओके, अब देखेंगे कि क्या बताया आर्टिकल 45 में। तो जो भी 6 ईयर्स के बच्चे होंगे, ओके, एज ऑफ 6 ईयर्स जिनको कंप्लीट हुआ है, उनकी जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है और उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जो जिम्मेदारी है ना, वो सरकार की होती है। तभी आपने अगर आपके गांव में देखा होगा तो आंगनवाड़ियाज होती है, राइट, जिनमें 6 ईयर्स के नीचे के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन होता है, और उसी के साथ साथ उनको खाना भी वहाँ पर मिलता है, उनकी देखभाल भी की जाती है, राइट। सो ये आर्टिकल 45 जो है वो बताता है सरकार को कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ओके, और 6 साल कंप्लीट होने के बाद तो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, राइट। तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी कहा गया है कि जब तक आपका चाइल्ड 6 to 14 के एज के बीच में है तब तक ये पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको कंपलसरी एजुकेशन आप प्रोवाइड करो। ओके, पेरेंट या फिर गार्डियन। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट जो है हमारा आर्टिकल 21A, उसमें ये कहा गया है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर दिस ग्रुप 6 to 14 ईयर्स वाले को लिए। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल जो राइट है उसमें 6 से 14 साल वाले बच्चों की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पेरेंट या फिर गार्डियन को बोला गया है कि आप अपने बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दोगे, किसके लिए, ताकि वो पढ़े। ओके, और जो फंडामेंटल राइट है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है कि सरकार जो है वो 6 to 14 एज के बच्चों के लिए क्या करेगी, एजुकेशन की सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। ओके, सो अंडर फंडामेंटल राइट्स ये कंपलसरी है सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो जस्टिशिएबल है। लेकिन वहीं पर डीपीएसपीज आर्टिकल 45 और फंडामेंटल जो ड्यूटी होती है वो नॉन एनफोर्सेबल है। इसीलिए सरकार को सिर्फ ये गाइडलाइंस है, ये डायरेक्शंस है कि आप जो है 6 ईयर्स के बच्चों के लिए आप एजुकेशन प्लस अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो प्रोवाइड करो। ये सिर्फ गाइडलाइंस है, लेकिन ये जस्टिसिएबल नहीं है। जैसे हमने कल भी देखा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या फिर डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, राइट, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स वो जस्टिसिएबल इन नेचर थे। देन अब आर्टिकल 48 जो था, ओके, जिसमें कहा गया है कि और टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई थी और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी, किस बेसिस पर, ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। अभी मैंने बताया था कि जो भी चीज़ साइंटिफिक से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, या कोई आधुनिकता की अगर बात हो तो वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आएगा। ओके, सो यहाँ पर कहा गया था कि टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो ये ऑर्गेनाइज करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 48। देन आर्टिकल 48A जो है वो किस बारे में बात करता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट। जो भी हमारे फॉरेस्ट है उनका आप संरक्षण करो, देन एनवायरनमेंट जो है उसको आप इम्प्रूव करो। इम्प्रूव तो छोड़िए, एटलीस्ट आप उसको प्रोटेक्ट करो। ओके, आजकल तो इम्प्रूवमेंट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, जो एग्जिस्टिंग हमारे फॉरेस्ट है, उनको हम एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो करें, उसका सेफगार्ड तो करें। ओके, क्योंकि अर्बनाइजेशन की भीड़ में, अर्बनाइजेशन की दौड़ में क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेस्ट है उनकी कटाई हो रही है, तो उनका सेफगार्ड नहीं हो रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ की फॉरेस्ट और उस फॉरेस्ट में रह रही जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको आप प्रोटेक्ट करो, उसको आप सेफगार्ड करो, और ये जिम्मेदारी आती है अंडर आर्टिकल 48A। ओके, सो आर्टिकल 48A जो है वो डील करता है फॉरेस्ट
एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में रह रही वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के और सेफगार्ड से रिलेटेड। ओके, देन आर्टिकल 49 जो है ये क्या कहता है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ताजमहल हो गया, कोई हमारा कल्चरल साइट है, ओके, सपोज जो हमारी हड़प्पा संस्कृति की साइट्स है, ओके, हड़प्पा की कोई साइट्स है, हमारा ताजमहल हो गया, कोई हमारे और कल्चरल इम्पोर्टेंस की साइट्स है, तो उनका जो प्रोटेक्शन है ना वो आपने करना चाहिए, या अंडर आर्टिकल 49 में आता है। और उससे रिलेटेड, इस प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको संविधान को कुछ लॉज बनाने चाहिए, कुछ प्रावधान करने चाहिए, ये आर्टिकल 49 कहता है। सो आर्टिकल 49 डील्स विद टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। जो भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जो भी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स है, जो भी प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है विद इन इंडिया which are declared to be national importance, which are declared to be of national importance, national importance वाले जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी प्लेसेस है, उनका आपको क्या करना है, संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है, और उसके लिए सरकार को कानून बनाने चाहिए। ये गाइडलाइंस दी है इन आर्टिकल 49 एज अ DPSP, एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, ओके, इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ओके, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है वो सेपरेट होने चाहिए, उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। सो टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये जिम्मेदारी है सरकार की, विच कम्स अंडर आर्टिकल 50। देन लास्ट में जो आर्टिकल 51 है वो किस बारे में बात करता है, तो इंटरनेशनल पीस, ओके, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 बोलता है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। आप क्या करो, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट कीजिए, और उसी के साथ साथ आपकी जो भी नेशंस है, आपके नेबरिंग नेशंस है, उनके साथ आप क्या करो, जस्ट रहो और ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करो। ओके, देन टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉज है, जैसे जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ओके, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, या फिर UN के कुछ लॉज हो गए, ओके, इन सभी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो भी लॉज हैं उनको आप रिस्पेक्ट करो। ओके, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। ओके, ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशंस, जो ट्रीटीज़ होती है हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, चाहे वो फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडस ट्रीटी है, ओके, विथ पाकिस्तान, तो इसको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। या फिर किसी और नेशन के साथ, USS के साथ हमारी जो ट्रीटीज़ होती है उसे हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट के लिए हमें कुछ प्रावधान बनाने चाहिए। ओके, देन टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट भी हो गया तो उसको इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होती है उसको बाय आर्बिट्रेशन हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो कोर्ट्स होते हैं, ओके, तो उसके द्वारा, या फिर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए, उन ट्रिब्यूनल्स में जाके हमें ये इंटरनेशनल जो रिजोल्यूशंस है या फिर जो इंटरनेशनल हमारे डिस्प्यूट्स है उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आती हैं अंडर आर्टिकल 51। सो आर्टिकल 51 आप इतना ही याद रखिए कि इंटरनेशनल चीज़ों से रिलेटेड है, और मेनली ये रिलेटेड है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। ओके, सो गाइज, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये इंटरनेशनली यूनिफॉर्मली क्या है, एक्सेप्टेड है, पूरे जग में ये चीज़ें एक्सेप्टेड होगी, वो सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, लिबरलिज्म के अंतर्गत आएगी, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत। ओके, सो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से ऐड हुए थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था ना कि ये 43B हो गया, ओके, 43A हो गया, ये जो नए नए आर्टिकल्स है ना, ये पहले से ही हमारे संविधान का पार्ट तो नहीं थे, लेकिन ग्रेजुअली, ओके, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो है वो सरकार को लगी कि भाई ये जो प्रावधान है ये हमें बनाने चाहिए।
फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा था कि 1951 में ही एबोलिशन ऑफ जमींदारी में के लिए क्या किया गया था कि ये एक्ट लाया गया था 1951 का, और इसके अंतर्गत अमेंडमेंट हुई थी। और इसके अंतर्गत फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो रोड़ा बन रहा था लैंड एक्विजिशन के लिए या कई और चीज़ों के लिए। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम पास हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ आर्टिकल्स जो है वो डीपीएसपी में आते गए। ओके, सो कौन कौन से आर्टिकल जो है वो न्यू है फॉर डीपीएसपी, जो एग्जिस्टिंग नहीं थे, बाद में ऐड हुए थे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे तो देखेंगे। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976, जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, तो उसने क्या किया, एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उन्होंने ओरिजिनल जो लिस्ट थी उसमें ऐड किया। तो वो कौन कौन से थे, तो जैसे मैंने कहा ना कि फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और उस टाइम पर है ना, अगर आपको पता होगा कि इमरजेंसी में क्या होता है, जो सरकार होती है वो चाहती है कि जो हमारी कोर्ट है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, ओके, और यहाँ पर आ गया स्टेट, तो स्टेट क्या चाहता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी पावर को हम ख़त्म कर दें, हम जो है वो अनलिमिटेड पावर को गेन करें। और सुप्रीम कोर्ट की पावर कैसे ख़त्म की जाएगी, इसका जो जेआर है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, ओके, उसको अगर ख़त्म कर दिया, उसको अगर लागू नहीं किया गया कुछ आर्टिकल्स के ऊपर, ओके, कुछ आर्टिकल्स को ऐसी लिस्ट में डाल दिया कि ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो कम हो जाएगी और ये इनको इंडेमनिटी मिल जाएगी इस चीज़ से फिर। ओके, तो इसलिए जो है ना, सरकार ने ड्यूरिंग इमरजेंसी बहुत सारे प्रावधान ऐड किए अंडर डीपीएसपी। और फिर क्या किया, अब डीपीएसपी तो गाइडलाइंस है सरकार को, उसके बेसिस पर सरकार क्या है, कानून बनाती है। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 39 लाया, आर्टिकल 39A लाया। ओके, सो आर्टिकल 39 किस लिए था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 39 था कि जो भी चाइल्ड है उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो। देन इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ओके, ये आता है अंडर आर्टिकल 39A। सो आर्टिकल 39 जो है वो ओरिजिनली पार्ट नहीं था डीपीएसपी का, और ना ही आर्टिकल 39A। ओके, और इसी के अंतर्गत अब ये तो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 39B था ना, ये भी इसी अमेंडमेंट से आया था। ओके, और इसमें जो भी लॉज पड़ेंगे ना वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, ऐसा कहा गया था। ओके, सो ये अंडर डीपीएसपी नहीं कवर हो रहा है, लेकिन ये ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ था और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ था। सो हम देख रहे हैं कि डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल आए, तो आर्टिकल 39 आया जो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के बारे में है। आर्टिकल 39A जो है वो जो भी पुअर पर्सन है उनको फ्री लीगल एड मिले, उनकी भी जो है वो केसेस जो है वो सरकारी वकील लड़े, इसके लिए फ्री लीगल एड उनको दी गई थी। और उनको इक्वल जस्टिस मिले, उसका प्रोटेक्शन हो, उसको प्रमोट किया जाए इक्वल जस्टिस को, इसके लिए आर्टिकल 39A को डाला गया डीपीएसपी में। फिर 43A जो है, जो किससे रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि ये जो 43A था ना, ये सोशलिज्म का प्रिंसिपल था, राइट, सोशलिज्म का। और सोशलिज्म किसके बारे में बात करता है कि जो वर्कर्स हैं उनका, उनकी इंडस्ट्री में, उनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो। ओके, सो टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इनटू द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड आर्टिकल 43A था। ओके, देन जो 48A है, 48 तो आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। ओके, सो 48A जो है ना, ये एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट के सेफगार्ड एंड वाइल्ड लाइफ के सेफगार्ड से रिलेटेड है, राइट। सो 48 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, देन जो 44वां एक्ट आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, तुरंत इमरजेंसी के बाद, तो उसने भी एक प्रिंसिपल को ऐड किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो वो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 38 किस लिए था कि ये जो इनइक्वालिटीज है इन इनकम, ओके, इनइक्वालिटी जो है इनकम की, इसे स्टेट क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ओके, सो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 38, ये क्या कहता है, विच रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये जो अपॉर्चुनिटीज में, स्टेटस में, इनकम में जो भी इनइक्वालिटीज आ रही है ना, जिसके कारण
क्या हो रहा है कि गरीबी और अमीरी इन दोनों के बीच में जो ये खाई है ये बढ़ती जा रही है। ओके, सो ये इनइक्वालिटीज़ जो है उनको कम करने के लिए, ओके, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रदान करने के लिए आर्टिकल 38 लाया गया था। ओके, सो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस अमेंडमेंट ने ऐड किए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसे हम हमारे इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे जो प्रावधान है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए थे। ओके, तो इससे 4 आर्टिकल ऐड हुए थे। तो कौन कौन से आर्टिकल्स थे चारों, एक बार देख लेते फिर से। डायरेक्टली आर्टिकल लिख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल थे तो। ओके, so there were 4 articles which were added as directive principles of state policy। और वो कहाँ पर ऐड हो गए थे, किस आर्टिकल के अंतर्गत ऐड हो गए थे, ये यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो आर्टिकल था जो ऐड हुआ था वो था आर्टिकल 39। ओके, ये पहले से पार्ट नहीं था। आर्टिकल 39 किससे डील करता है कि चिल्ड्रन जो है उनके हेल्दी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देन आर्टिकल 39A ऐड हुआ था एक, और आर्टिकल 39 चिल्ड्रन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 39A किससे रिलेटेड है कि जो पुअर है, ओके, पुअर जो है उनको फ्री लीगल एड प्रदान की जाए और इक्वल जस्टिस मिले। फिर उसके बाद 43A जो था, जो वर्कर थे, अब देखिए चिल्ड्रन से रिलेटेड एक बात होगी, पुअर पर्सन से रिलेटेड एक बात होगी, अब वर्कर जो है उनसे रिलेटेड आ गया 43A। उसमें क्या कहा गया कि जो वर्कर्स है उनका जो भी पार्टिसिपेशन है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसको सिक्योर करने के लिए 43A लाया गया। देन आर्टिकल 48A, ओके, अब ये जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इतना याद रखिए, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ओके, सो आर्टिकल 48 डील्स विद द सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, देन आर्टिकल 44 ऑफ 1978, अब इसे याद रखने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान है। 44, 4 + 4 मीन्स 8, सो ये आ गया 1978 का। वहीं पर 42 मीन्स 4 + 2 = 6, सो ये आ गया 1976 का। सो 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, एक और आर्टिकल इंसर्ट कर दिया डीपीएसपी में, और वो आर्टिकल था 38। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, ओके, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करना चाहिए। ओके, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इसको मिनिमाइज करे, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज प्रदान करे सभी वर्गों को। सो ये आर्टिकल 38 एज अ डीपीएसपी ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, 86th जो अमेंडमेंट एक्ट था ना हमारा 2002 का, इसने क्या किया था, ये राइट टू एजुकेशन इंसर्ट किया था, ओके, अंडर आर्टिकल 45। ओके, और इसका ये तो पहले से था उसमें, लेकिन इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया था। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर क्या चेंज कर दिया था, क्योंकि पहले क्या था कि ये जो आर्टिकल 21A है ना, ओके, मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। इसके अंतर्गत तो हमारा एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ गया। सो ये यहाँ से हट गया। आर्टिकल 45 में पहले क्या आता था, 14 ईयर्स तक की बात की जाती थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट था ना 2002 का, इसके अंतर्गत 21A आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, और उसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए क्या कर दिया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ओके, आप इससे कंफ्यूज मत हुइए कि 86th अमेंडमेंट एक्ट से तो सर आपने कहा कि 6 to 14 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आ गया, लेकिन आपने अभी तो कहा था कि 2009 का जो आरटी एक्ट है उसके अंतर्गत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। सो देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना 21A, इसको इंसर्ट किया था इस 86th अमेंडमेंट एक्ट ने, और इसने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट बनाया था। ओके, सो इसको फंडामेंटल राइट इस 86th अमेंडमेंट एक्ट ने बनाया, लेकिन मेयर फंडामेंटल राइट बनाने से एजुकेशन नहीं दिया जाता, उसको इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए 2009 में एक एक्ट बना कि जो भी फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए,
तो वो किस प्रकार देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये 2009 के एक्ट में उसको संक्षिप्त में लिखा गया। और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को, जो कि 21A में आता है, जो कि 86वीं अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के द्वारा ऐड किया गया एज अ फंडामेंटल राइट, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है ना, इम्प्लीमेंटेशन का, वो इस आरटी एक्ट 2009 ने किया। ओके, सो फंडामेंटल राइट तो बनाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? आरटी एक्ट 2009 ने। ओके, देखिए बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था ना कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 32 क्या करता है? बाकी सभी फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, राइट? अगर यही नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट देकर हमारे राइट्स इम्प्लीमेंट हो सकते थे क्या? नहीं। उसी प्रकार से ये है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? आपके अंडर आर्टिकल 21A में एजुकेशन को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। लेकिन वो एज अ फंडामेंटल राइट ही रहा, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन जब 2009 में एक एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा, ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बाद उसमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इसकी प्रोसेस बताई गई। ओके, सो हम कह रहे थे ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके द्वारा कोई आर्टिकल तो इंसर्ट नहीं हुआ डीपीएसपी में, लेकिन क्या हुआ? ये जो आर्टिकल 45 था ना, जिसमें एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड बात थी, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? पहले 0 से लेकर 14 होगा, अब क्या हुआ? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को तो फंडामेंटल राइट में डाल दिया एजुकेशन को, तो बचे कौन? 0 से लेकर 6 ईयर्स के बच्चे। ओके, तो इनका जो है एजुकेशन, इनका जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर, वो आर्टिकल 45 में बच गया। सो इसका जो सब्जेक्ट मैटर था ना, कि इसके अंतर्गत क्या मैटर है, उसको चेंज कर दिया इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ने। अब उसने क्या किया ये हम देखेंगे। इसने एक तो फंडामेंटल राइट बना दिया 21A, देन द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ओके, पहले क्या था कि 14 साल तक के बच्चों को ये आपको एजुकेशन देना था, वो सरकार की क्या बताई थी कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं था। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ने क्या किया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। मतलब अब सरकार को कंपलसरी देना पड़ेगा। और बच्चे जो 0 से लेकर 6 साल के बच्चे, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी बताई। ओके, सो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स, ये मैटर, ये सब्जेक्ट चेंज हुआ आर्टिकल 45 का। ओके, आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर नहीं समझा है तो फिर से इसको रिपीट कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और रिपीट करके सुनिए। देन 97th जो अमेंडमेंट एक्ट था ना 2002 का, उसने क्या किया? एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस में आता है दोस्तों? 43B जो मैंने कहा ना, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और खाली 43 किससे रिलेटेड? कुटीर उद्योग। पता है ना कि जो कुटीर उद्योग जो होते हैं विलेज के अंतर्गत, ओके, कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसे हम कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसी के लिए देखिए हमारा जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का एक बोर्ड है ना, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ओके, ये जो है ये इसके प्रमोशन के लिए काम करता है ना, कुटीर उद्योग के लिए। ओके, सो ये 43B ये क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल्स है, राइट? क्योंकि ये विलेज के बारे में बात करते हैं, विलेज की कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। सो 43B जो है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड हुआ था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के द्वारा। तो ये किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। देखिए
It requires the state to promote voluntary formation, autonomous functioning and democratic control and professional management of cooperative societies. तो सिर्फ इतना याद रखना है कि 43B किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और आप सभी को अगर ट्रिक बताओ ना मैं दोस्तों, तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये नई चीज़ है, ओके, और ये नई चीज़ आई है 2011 में, ओके। अगर आपके यहाँ पर अगर आपने देखा होगा ना कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, सो ये इनका गठन जो है ना वो 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 ने इसको इंसर्ट किया था एज अ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो स्टेट है वो इसके रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए, उनके ऑटोनोमस फंक्शनिंग करे वो, ओके, ऑटोनोमसली फंक्शन करे मतलब स्वतंत्र रूप से वो फंक्शन करे, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 43B एज अ DPSP करके ऐड किया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, जैसे पहले भी हमने कहा है कि जो सर BN राव थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट और DPSP ऐसे दो राइट के सेक्शन बनाओ, ओके, राइट्स, एक तो जस्टिशिएबल होने चाहिए और एक क्या होने चाहिए, नॉन जस्टिशिएबल होने चाहिए। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। कुछ राइट दे दिए फंडामेंटल राइट करके और उनको बना दिया जस्टिशिएबल, और कुछ राइट दे दिए DPSP के अंडर जो कि नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर थे। अब ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो है ना वो हमारी जो कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हम कर सकते थे उनको फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। और ड्राफ्टिंग कमेटी को जो लगा कि भाई जो चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं, आफ्टर गेनिंग सम इम्पोर्टेंस, आफ्टर गेनिंग सम वेल्थ, हमारा जब कंट्री सुधर जाएगा, ओके, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, ओके, तो उसके बाद खुद सरकार क्या करेगी, जो DPSP के अंतर्गत आती है ना चीज़ें, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो देखिए 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट आ गया, फंडामेंटल राइट बना दिया एजुकेशन को 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को। और जैसे ही सरकार के पास फिर से कुछ पैसा आया, सरकार ने क्या किया, RT एक्ट बना दिया, ओके, 2009 में। अब इसके अंतर्गत सरकार सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 के बच्चों को क्या करती है, मुफ्त जो है वो शिक्षण प्रदान करती है। सो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे हमें लगता है कि हम इन पर कानून बना सकते हैं, इनको एज अ फंडामेंटल राइट में डाल सकते हैं, तो इन राइट्स को उठाकर फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ओके। सो अगर कोई पूछता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सैंक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सर BN राव, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके ही रिकमेंडेशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ राइट जो है वो जस्टिशिएबल बना और कुछ राइट नॉन जस्टिशिएबल बनाओ, राइट। उन्होंने क्या कहा था कि राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल, और उसको एक्सेप्ट किया था हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने। सो द पावर बिहाइंड द सैंक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज सर BN राव, हु वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते थे, इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज। एक मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर लगाते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब क्या है कि फॉर देयर अप्लीकेशन बट अ रियल फोर्स जो है इसके बिहाइंड। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन तो है स्टेट के ऊपर कि आपको ये करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन रियल फोर्स कौन है, रियल फोर्स है पब्लिक का ओपिनियन। अगर पब्लिक का ओपिनियन है कि कुछ चीज़ें उन्हें फ्री मिलनी चाहिए, एजुकेशन उन्हें फ्री मिलना चाहिए, तो पॉपुलर डिमांड के लिए, ओके, इलेक्शन के लिए स्टेट क्या करेगी, उन चीज़ों से रिलेटेड लॉज बनाएगी, ओके। सो मॉरल ऑब्लिगेशन तो है DPSP स्टेट के ऊपर कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि DPSP को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल है ना, सभी चीज़ें पॉलिटिकल गेन के लिए ही तो सरकार करती है सब कुछ। तो इस पॉलिटिकल गेन के लिए जो रियल फोर्स है वो है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का क्या ओपिनियन है, क्या पब्लिक को फ्री एजुकेशन चाहिए या पब्लिक को फ्री इंटरनेट चाहिए, ओके। अगर अभी तो सबको ऐसा लग रहा है कि सभी को फ्री इंटरनेट चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, इंटरनेट फ्री दे देगी, एजुकेशन को रख देगी। सो पब्लिक जो डिमांड करेगी उसी के बेसिस पर सरकार को उनके पॉलिटिकल गेन के लिए सरकार क्या करेगी, DPSP के ऊपर कानून बनाएगी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स ने भी ये कहा था, सर BR अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि अ गवर्नमेंट विच रेस्ट्स ऑन अ पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हाइल शेपिंग इट्स पॉलिसीज। कि जो गवर्नमेंट पॉपुलर वोट्स के बेसिस पर बनी है, ओके, रिलाई करती है वोट्स पर,
वो हार्डली जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को है वो इग्नोर कर सकती है। हार्डली इग्नोर मतलब इग्नोर नहीं कर सकती। अगर किसी सरकार को सरकार में बने रहना है, इलेक्शंस में जीतना है, तो वो डीपीएसपीज को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती। ओके, उनकी जो भी पॉलिसीज फॉर्म करनी है ना, उस टाइम पर पॉलिसी फॉर्मेशन के टाइम पर वो डीपीएसपीज को ही ध्यान में रखकर मद्देनजर रखते हुए उनकी पॉलिसीज फॉर्म करेगी। ओके, so a government which rests on a popular vote can hardly ignore the DPSPs, okay, while shaping their policies. The framers of the constitution made the directive principles non-justiciable, legally non-enforceable because, अब जैसे मैंने कहा था कि ये डीपीएसपी जो है उनको नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर एंड लीगली नॉन एनफोर्सेबल क्यों बनाया था? तो द कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू इम्प्लीमेंट देम। जो हमारा कंट्री था वो डज नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उनके पास उस टाइम पर सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना होने के कारण उस टाइम पर इनको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको जस्टिशिएबल वो नहीं कर सके। ओके, क्योंकि अगर उनको जस्टिशिएबल कर दिया और सरकार उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तो आपके पास फिर अंडर आर्टिकल 32 ये पावर बन जाती थी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ और वो जस्टिशिएबल नेचर है तो उसके लिए आप उनको इम्प्लीमेंट करवाने की मांग कर सकते थे। तो इसलिए उस टाइम पर सरकार ने क्या किया, उस टाइम पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने क्या किया कि इनको नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर बनाया और नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर बनाया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे हमारे कंट्री के पास जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। देन द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री। अब उस टाइम पर हमारी डाइवर्सिटी भी बहुत थी, अभी भी डाइवर्सिटी है, लेकिन बैकवर्डनेस बहुत ही था ना, गरीबी बहुत थी, बैकवर्डनेस बहुत था। ओके, कंट्री में तो वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो बैकवर्डनेस जो था वो इसके बीच में रोड़ा बन के आ जाता था। ओके, डाइवर्सिटी भी बहुत थी, सो एक कानून हम हर एक के लिए तो लागू नहीं कर सकते थे। ओके, सो दैट्स वाई उस टाइम पर हमने इनको नॉन जस्टिशिएबल रखा। देन द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विथ इट्स मेनी preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them. अगर हम ये सारी जिम्मेदारियां भारत स्वतंत्र होते ही उनको दे देते थे ना, तो जो गवर्नमेंट थी ना हमारी वो इस बर्डन के अंतर्गत ही क्रश हो जाती। ओके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप डिसाइड करो। ओके, आप आपका टाइम डिसाइड करो, आपकी प्लेस डिसाइड करो, आपका मोड डिसाइड करो कि आप कैसे उनको फुलफिल करोगे। जो भी लॉज है, जो भी आर्टिकल एज अ डीपीएसपी है, उनको आप डिसाइड करो टाइम आने के ऊपर कि आप उनको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ओके, तो ये उन्होंने सभी जो जिम्मेदारी है ना वो स्टेट के ऊपर छोड़ दी। तो देखिए दोस्तों, मेन तो कॉज यही था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे, बैकवर्डनेस बहुत था हमारी कंट्री के अंतर्गत, और जिस टाइम पर हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम पर ही अगर हमने पूरा का पूरा बर्डन वहाँ पर डाल दिया होता तो शायद हमारी कंट्री बिखर जाती। ओके, सो the constitution maker therefore taking a pragmatic view refrained from giving teeth to these principles. okay, तो रिफ्रेन कर गए, पीछे हट गए इन चीज़ों को जस्टिशिएबल बनाने से। ओके, दे बिलीव्ड मोर इन एन अवेकन पब्लिक ओपिनियन रादर दैन इन कोर्ट प्रोसीजर्स। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक ओपिनियन है ना, जो पब्लिक डिमांड करेगी जैसे जैसे आगे चलकर, तो अपने आप सरकार इसके ऊपर कानून बनाएगी, ना कि कोर्ट प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। ओके, एज द अल्टीमेट सैंक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। इसीलिए कहा जाता है ना कि इसके पीछे जो रियल फोर्स है ना वो पब्लिक उन्होंने रखी, ना कि कोर्ट। अगर कोर्ट रख देते तो कोर्ट में कोई भी अगर जाता तो इनको नॉन जस्टिशिएबल नहीं जस्टिशिएबल रखना पड़ता फिर, और जस्टिशिएबल रखने से क्या होता, कोर्ट ऑर्डर दे देता कि भाई इनको इम्प्लीमेंट करो और सरकार को इनको इम्प्लीमेंट ही करना पड़ता था फिर। ओके, लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन जो है वो रियल फोर्स रहा पीछे का, तो जैसे पब्लिक डिमांड करेगी उस प्रकार से फिर स्टेट को उसके ऊपर कानून बनाना ही पड़ेगा। ओके, सो रियल फोर्स पब्लिक रखा, ना कि कोर्ट। सो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, इन 3 कैटेगरीज में डीपीएसपी को बांटा गया था, क्लासिफिकेशन था। आर्टिकल 38, 39, 39 ये वगैरह जो है वो सोशलिस्ट में आते थे। गांधीयन में क्या आते थे, 40, 43, 43B। 43 मतलब एंड 43B मतलब ये कॉटेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड। ओके, 48 यहाँ पर भी आता है,
48A यहाँ पर भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। 49, 50 मॉन्यूमेंट से रिलेटेड। 51 क्या है, 50 जो है वो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन से रिलेटेड है। 49 मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, हमारी कल्चरल एनवायरमेंटल साइड से की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो दीज वर ऑल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, सो क्रिटिसिज्म क्या होता है हमारे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि इनको तो फर्स्ट चीज़ तो यही है कि लीगल कोई फोर्स नहीं है, नो लीगल फोर्स एट ऑल। ओके, क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ओके, नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कोर्ट ऑफ लॉ का अर्थ क्या होता है? नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि आप इनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि इनको इन्फोर्स किया जाए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, सो कोई लीगल सैंक्शन ही नहीं है डीपीएसपीज में। देन इलॉजिकली अरेंज, इलॉजिकली अरेंज मतलब कोई भी इंटरनेशनल पीस डाल दिया, बीच में ही आपने 48 डाल दिया, 48 एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डाल दिया, बीच में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को डाल दिया, तो इलॉजिकली अरेंज है। कोई एक मतलब किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो करके इसको अरेंज नहीं किया गया है। ओके, देन एक कंजर्वेटिव है, थोड़े से कंजर्वेटिव लगते हैं, इनकी सोच थोड़ी सी नैरो लगती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, अब इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि भाई 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को फ्री लीगल एड, सॉरी 0 to 6 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड देना चाहिए और एजुकेशन फ्री देना चाहिए। लेकिन पहले क्या किया गया था, 0 से लेकर 14 साल के बच्चों को। फिर क्या किया, 6 से लेकर 14 साल को आरटीआई एक्ट के अंतर्गत फंडामेंटल राइट बना दिया और बचा फिर 0 to 6। सो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सोचेगा कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ओके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो पहले तो देश का देखिए भाई, बाद में आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात कर लीजिए। वहाँ पर कहा गया था कि जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको आप फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बाहर के होते हैं। ओके, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं होते। अभी तो जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, जैसे हमने देखा कि जो यूएन है, ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ओके कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि डब्ल्यूएचओ जो है वो पूरा का पूरा चाइना के आगे जो है वो झुक गया था। सो ये जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये सही में ये जो यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, ये क्या वो सही में पार्शियल तो नहीं है, ओके इम्पार्शियल तो नहीं है, क्या वो पार्शियलिटी करते हैं, क्या वो किसी एक कंट्री की ओके सभी चीज़ों को जो है वो अनदेखा कर देती है। सो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह है। सो आपने तो कह दिया कि 51A में कि इंटरनेशनल लॉज को मानना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए उनको फॉस्टर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, लेकिन उनकी अगर क्रेडिबिलिटी पे ही क्वेश्चन है तो क्या हमें ये 51 आर्टिकल जो है उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी है। ओके, देन जैसे और एक क्या है कि जो रियल पावर जो है ना वो पीपल के पास दी गई है, कि भाई पब्लिक सोचेगी कि पब्लिक को क्या इम्प्लीमेंट करना है और उसके बेसिस पर स्टेट जो है वो स्टेप्स लेगा, और कोर्ट को जो है वो इससे बाहर रख दिया। सो क्या पब्लिक रियल फोर्स है और क्या पब्लिक के मोटिव के ऊपर स्टेट कानून बनाता है? सो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, स्टेट तो अपने हित के लिए कानून बनाएगा, ओके पब्लिक डिमांड चाहे कुछ भी हो। सो रियल पावर जो है पब्लिक के पास दे दी है, लेकिन स्टेट को ये बोल दिया गया है कि आपको जैसा लगे, आपको जैसा टाइम मिलेगा, आपको लगेगा कि रिसोर्सेस है अभी, तब आप उसके ऊपर कानून बनाओगे। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। अब यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एन अननेसेसरी अपेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अननेसेसरी तो नहीं है, ये क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिखा है कि जो डीपीएसपीज है आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। जो हमारा गवर्नेंस चलाना है, हमारी सरकार चलानी है कंट्री में, तो उसके लिए जो है डीपीएसपीज आर फंडामेंटल है, ओके टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। then the directives has a great value because they lay down that the goal of Indian polity, कि इंडियन पॉलिटी का गोल क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का गोल क्या, ये इसमें लिखा है। ओके, पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी कैसी, हमारे डेमोक्रेसी का गोल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, सो
डीपीएसपी में ही खुद लिखा है। देन अगर सरकार को कुछ कानून बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज बनानी है, तो सरकार किसका आधार लेगी? इन डीपीएसपी का ही आधार लेगी। देन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर कहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, ओके, इसके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके, कुछ कानून बनाया जाता है, तो हर बार क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये जो डीपीएसपी है इसको एज अ रेफरेंस लेके चलता है। ओके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार अपनी सुनवाई करते टाइम डीपीएसपीज को ध्यान में रखकर सुनवाई करता है। डीपीएसपी कन्फर नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट नो लीगल रेमेडीज। ठीक है, नो लीगल राइट्स है, कोई लीगल रेमेडीज नहीं क्रिएट करते। आर सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। लेकिन सिग्निफिकेंस एंड यूजफुल कैसा है डीपीएसपी? दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, ये इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के लिए, ओके, और जनरल रिकमेंडेशंस है एड्रेस्ड टू ऑल अथॉरिटीज इन द इंडियन यूनियन। सभी जो अथॉरिटीज है यूनियन में, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स है सभी, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ओके, दे हैव सर्व्ड एज यूजफुल बीकॉन लाइट्स टू द कोर्ट्स। जो भी हमारे कोर्ट्स है उनको बेकन लाइट्स की तरह ये रहे, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, इन डीपीएसपीज को मद्देनजर रखते हुए, इनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे कोर्ट्स क्या करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं कुछ उनके केसेस की। ओके, सो इनको एज अ बेकन लाइट करके लेते हैं हमारे कोर्ट्स। ओके, दे एम्पलीफाई द प्रियम्बल को एम्पलीफाई करते हैं हमारे डीपीएसपी, विच सोलेमनली रिजॉल्व टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो चीज़ें हमारी प्रियम्बल में कही गई है ना, यही आप 38 आर्टिकल में देखोगे, राइट। ये भी पार्ट है डीपीएसपी का। इसी में कहा गया ना कि इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट, सोशल जस्टिस होना चाहिए। सो ये जो आर्टिकल है अंडर डीपीएसपी, ये हमारे प्रियम्बल को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, द जस्टिशिएबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन जस्टिशिएबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन वन हैंड and the moral obligation of the state to implement the DPSPs under Article 37 on the other hand have led to conflict between the two since the commencement of the Constitution। कि फंडामेंटल राइट तो नॉन जस्टिशिएबल है और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। ठीक है, कि भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल है, तो ठीक है, इनके ऊपर तो कानून बन जाते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आपने क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन बना दिया। तो सरकार जब चाहे तब लॉ बनाती है, अगर नहीं चाहे तो नहीं बनाती है। ओके, सो इट्स अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, कुछ केसेस है फेमस, जैसे गोलकनाथ केस है, केबीसी केस है, और जो चंपाकर दोराय रजन केस है, उनको हम देख लेंगे कि ये केसेस क्या क्या थी। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो इन केसेस से हमें पता चलता है कि क्या कन्फ्लिक्ट हुआ था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या सुनवाई हुई थी। सो फेमस केस है चंपाकरण दोरायरजन केस ऑफ 1950। तब क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया था कि इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी द फॉर्मर वुड प्रीवेल। मतलब फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है उसके बीच में कभी भी अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो फॉर्मर वुड प्रोवाइड प्रीवेल, मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे। इट डिक्लेयर दैट जो डीपीएसपी है हैव टू कन्फर्म एंड टू रन एज अ सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। आप डीपीएसपी को मतलब ध्यान में तो रखो, लेकिन उनको एज अ सब्सिडरी आप रखो फंडामेंटल राइट्स के। मतलब मेन तो आपका फोकस होना चाहिए फंडामेंटल्स, और उसके बाद डीपीएसपी को आप एज अ सब्सिडरी कंसिडर करो, ना कि इसको इसके ऊपर रखो। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया था, थोड़ी सी ग्रेटर पोजीशन दी गई थी, किसने, दोरायराजन, चंपाकरण दोरायराजन केस ने 1951 में। बट इट ऑल्सो हेल्ड दैट, उसने और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कि फंडामेंटल राइट जो है उसको आप अमेंड तो कर सकते हो, भले ही डीपीएसपी से ये ऊपर रहेंगे लेकिन उनको अमेंड कर सकते हो। तो इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1951 का। ओके, देन फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1955 का, देन सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1964 का। ये सभी जो चीज़ें हैं ना
वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाई थी। ओके, ये देखिए एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट वगैरह था। ओके, सो इन इस जो जजमेंट थी उसके बेसिस पर फिर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो उनके अमेंडमेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट ने लॉज बनाए थे। देन उसके बाद आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो देखिए चंपाईकरण दोहराइराजन केस में क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट को एक थोड़ी सी ऊपर पोजीशन मिली थी डीपीएसपी से। ओके, अब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस कब हुआ था, 1967 में। और इसमें क्या कहा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या कहा कि पार्लियामेंट कैनॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर सैक्रोसेंट इन नेचर। फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसेंट है इन नेचर, ऐसा कहा था गोलकनाथ केस में। सो इस केस में फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बहुत ही ऊपर का दर्जा दे दिया। तो फंडामेंटल राइट्स आर वे 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 ग्रेटर देन डीपीएसपी, है कि नहीं। इसको सैक्रोसेंट बना दिया, मतलब इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स कोई छीन ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं आप तोड़ सकते हो। ओके, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। तो चंपाकरण दोहराइराजन केस में क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर दैन डीपीएसपी, इनको सब्सिडरी करके आप चलो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। वहीं पर गोलकनाथ केस ने क्या कहा कि डीपीएसपी आर वे 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 ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स आर वे 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 ग्रेटर देन डीपीएसपी। और अब ये ग्रेटर है तो ये सैक्रोसेंट इन नेचर है, ये कभी भी छीने नहीं जा सकते। इस वजह से डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। ये कहा था गोलकनाथ केस में वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में ये सुनवाई दी थी कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट इन नेचर, सैक्रोसेंट इन नेचर। ओके, अब देखिए द पार्लियामेंट रिएक्टेड। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा, तो पार्लियामेंट ने क्या किया फिर 1967 में गोलकनाथ केस हो गया, उसके बाद क्या किया 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया 1971 में पार्लियामेंट ने, और फिर लाया 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब 24th में क्या किया पार्लियामेंट ने, क्या किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि भाई पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम है, ऐसा बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसको ले सकती है, उसको एब्रिज कर सकती है, उसको टेक अवे कर सकती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट बनाएगी, उसके ऊपर लॉ बनाएगी, तो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो पार्लियामेंट ले लेगी। और 25th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा पार्लियामेंट ने, उन्होंने एक आर्टिकल 31C इंसर्ट कर दिया विच कंटेन द फॉलोइंग टू प्रोविजंस। अब आर्टिकल 31C इंसर्ट करने से क्या हुआ, आर्टिकल 31C में दो प्रावधान बना दिए पार्लियामेंट ने 25th अमेंडमेंट से। अब इससे क्या हुआ, जो मैंने कहा था ना 39B ये ऐड कर दिया था। देखिए, नो लॉ which seeks to implement the socialistic directive principles specified in article 39B। जो आर्टिकल 39B में जो भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे, ओके, आर्टिकल 39B में और सी में जो प्रावधान है उनके लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे shall be hold on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस। ओके, तो जो भी डीपीएसपीज अंदर आर्टिकल 39B एंड सी है उनके लिए अगर कोई लॉज बनाए जाएंगे तो उनको आप वॉइड नहीं करार दिया जा सकता, उनको आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 के बेसिस पर, ओके, और आर्टिकल 31 के बेसिस पर। मतलब आर्टिकल 14 में अगर कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स होने चाहिए, आर्टिकल 31 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, इनके कॉन्ट्रावेंशन के रिलेटेड या फिर इनको एवरेज किया गया है, इसके बेसिस पर जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको वॉइड नहीं करार दिया जा सकता। ओके, देन no law containing a declaration for giving effect to such policies shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such policy। अब सुप्रीम कोर्ट तो बाहर ही रख दिया इन्होंने। ठीक है, सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी।
जो 39B और 39C में जो भी कानून है, ठीक है, 39B और 39C में जो भी प्रावधान है उससे रिलेटेड, जो कि सोशलिस्टिक प्रावधान थे, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसको लेकर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ओके, नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कोई किसी कोर्ट में। ओके, ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। और ये भी नहीं कह सकता कि उस पॉलिसी को ये लॉज इफेक्ट दे रहे। ओके, सो क्वेश्चनेबिलिटी ही बंद कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो छीन ली इस प्रावधान में 2 नंबर के। ओके, सो फिर बाद में केबीसी केस आया, सबसे इंपॉर्टेंट केस है 24 अप्रैल 1973 का, सचिन जी का बर्थडे, याद रखिए। तो ये जो केस है ना, ये एक रूल बुक है हमारे इंडिया का। ओके, ये एक हॉलमार्क केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस जिसे हम कहते हैं ना कि भाई हिस्ट्री में लैंडमार्क केस होता है, तो उस टाइप का ये केस है। केबीसी केस में क्या हुआ फिर, ये जो सेकंड प्रावधान था ना कि भाई आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, ओके, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में ये जो लॉज बनाए गए उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। ये तो चलिए ठीक है, अगर आप कोई लॉज बना रहे हो 39B एंड 39C के जो भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है उनको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लॉज बना रहे हो तो ओके, इट्स ओके कि आप लॉज बनाओ, ठीक है, और उसको आप हम आर्टिकल 14, 19 या 31 से रिलेटेड अगर वो ब्रीच भी कर रहे इन फंडामेंटल राइट्स को तो फिर भी हम इनको वॉइड नहीं करार देंगे। तो ठीक है, चलिए इसको तो मान लेते, लेकिन ये जो सेकंड है ना कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, इसकी लीगैलिटी को भी नहीं चेक कर सकते, ये तो भाई बात गलत है, ठीक है। तो ये बात गलत है, इसलिए इस प्रावधान को खारिज कर दिया था केबीसी केस में। देखिए, द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द अबो सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आप जुडिशियल रिव्यू को ही छीन रहे हो। ओके, सो आप आपकी जो पावर है उसको आप अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते कि अमेंडमेंट की पावर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, उससे आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अमेंड मत कर दीजिए कि आपकी पावर अनलिमिटेड बन जाए। ओके, सो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो बेसिक फीचर है, और ये बेसिक फीचर का डॉक्ट्रिन दिया था इस केबीसी केस ने फिर। ओके, एंड हेंस कैनॉट बी टेकन अवे। ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है और इसको आप छीन नहीं सकते हो, इसलिए आपका जो सेकंड प्रावधान है इसको हम नलिफाइड कर देते, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते, ऐसा केबीसी केस ने कहा था। सो 31C का सेकंड प्रोविजन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। हाउएवर द अबव फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। जो पहला प्रावधान था ना कि भाई हम इसके अंतर्गत कुछ कानून बनाएंगे कि जो 39B एंड C में जो भी प्रावधान होंगे सोशलिस्टिक प्रावधान, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सोशलिस्टिक प्रावधान क्या थे 39B एंड C में, तो एक तो जो इनइक्वालिटीज़ है, सॉरी, जो रिसोर्सेस है इनका एलोकेशन हम अच्छे से करेंगे, सभी के बीच में एलोकेशन करेंगे। ओके, और जो सी है उसमें क्या कहा गया है कि इन्हीं रिसोर्सेस का जो है वो किसी एक के पास ज़्यादा रिसोर्सेस आ गए और किसी एक के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। ओके, मतलब इन रिसोर्सेस को पहले तो इक्वली अलॉट करना है। ओके, जो रिसोर्सेस है उनका एलोकेशन अच्छे से हो, और जो रिसोर्सेस है या फिर जो इनकम है इनका किसी एक के पास ही क्या हो, क्या बोलते हैं उसको, कि एक बंदे के पास ही सभी रिसोर्सेस ना आए। ओके, ये चीज़ हम करेंगे। सो उसको और एक चीज़ कहते हैं 39C में हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेस है उनका एक ही बंदे के पास ज़्यादा संगठन ना हो। ओके, जस्ट अ मिनट। सो 39A, B एंड C, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस तो करना है, देन B, C and D, just a minute. So yeah, this is इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, ये सभी 39 में आते हैं, राइट। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ओके, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो
आर्टिकल 14, 19, 31 इसके बेसिस पर नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जाएगा, ऐसा 25th जो अमेंडमेंट एक्ट था ना उससे बनाया गया था। ओके, और उस 25th अमेंडमेंट एक्ट का ये 31C जो आर्टिकल है जो इंसर्ट किया गया था, उसका ये पहला प्रावधान वैलिड करार दिया था, और सेकंड प्रावधान जो जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीन रहा था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था केबीसी केस ने। ओके, देन मिनर्वा मिल्स केस हुआ था फिर, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ऑल्सो हेल्ड दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक बिटवीन द बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इसने कहा था कि दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द कोर कमिटमेंट ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द चैरियट। सो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है ना, उन्होंने कहा कि भाई दो पाँव की तरह है, किसी भी चैरियट की, किसी रथ के दो पैरों की तरह है, और इनके बैलेंस के बीच पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। इनका जो बैलेंस है, इनका जो बेडरॉक है, बैलेंस बिटवीन दिस, इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। ओके, सो हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन टू इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह है कि इन दोनों के बीच में हार्मोनी एंड बैलेंस बना रहे। द गोल सेट आउट बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू बी अचीव्ड विदाउट एब्रोगेशन ऑफ द मीन्स प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का कम से कम एब्रोगेशन होकर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, और इनके दोनों के बीच में बैलेंस बना रखे, ऐसा कीजिए। ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने कहा था। सो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर था फंडामेंटल डीपीएसपीस का, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये हमने यहाँ तक देख लिया। और आगे जो चैप्टर है वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर। ओके, सो in next lecture we will try to cover the fundamental duties. Okay, so thanks a lot. अगले लेक्चर में मिलेंगे विथ फंडामेंटल ड्यूटीज।